नमस्कार। आखिरकार भारतीय मिठाई जिलेबी को भी अपनी पहचान की जरूरत थी, जो मिल ही गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अपने सभी मित्रगण को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे अपने बिहार प्रदेश में बड़े ही श्रद्धापूर्वक, खास करके युवा पीढ़ी भी आजकल माता रानी के लिए उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और माता से ये आराधना करते हैं कि सबों के जिंदगी में खुशी आए, शांति आए, उनकी तरक्की हो, माता उनकी कष्ट का हरण कर लें। और हम सब लोग 10 दिन तक माता की पूजा करते रहेंगे और अंतिम में हवन के बाद माता रानी का विसर्जन होगा। उस दिन का भी एक खास महत्व है। दशहरे की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं एक दूसरे को। नीलकंठ का दर्शन उस दिन बड़ा ही अच्छा माना जाता है, इसलिए जब हम लोग बच्चे थे तो नीलकंठ देखने के लिए भी जाते थे, रावण दहन देखने के लिए जाते थे। तो फिर से वो पुरानी बातें याद आ रही है और तरोताजा कर रही है। इसी बीच आजकल हमारे देश की राजनीति में जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो है जिलेबी। बड़ा और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि साहबजादे ने जो अपने मुंह से जिलेबी का नाम लिया है और जिस तरीके से उन्होंने जिलेबी के बारे में कहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि कुछ हमें भी बोलना चाहिए। और मैं आपके पास अपने विचारों को लेकर के आया हूं, क्योंकि एक तरफ ये 21वीं शताब्दी का भारत जिसकी सेवा हमारे शिल्पकार कह सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो देश के अंदर पूंजी निवेश के लिए और तरह तरह की फैक्ट्रियां लगाने के लिए और बहुत सारी योजना लेकर के उस पर वो एक साथ काम कर रहे हैं। और उसके तहत जो अभी अभी सुनने को आया था कि गुजरात या उत्तर प्रदेश के अंदर टाटा ने वो यहाँ पे निवेश के तौर पर सेमीकंडक्टर, जो गाड़ियों के उत्पादन में काम आता है, यानी सेमीकंडक्टर के बिना कुछ संभव नहीं है, मिसाइल बनाने की ओर और तरह तरह के डिफेंस उपकरण भी बना रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मुझे फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन जिन देशों का इसके प्रोडक्शन पर प्रभुत्व था, उसको खत्म करके अब इंडिया इज नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो सेमीकंडक्टर का लगने जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसके बाद हम पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर बेचेंगे। वहीं पर हमारे भारत के भावी प्रधानमंत्री, जो बाय डिफेक्टो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अपने आप को वो घोषित करते हैं, कहते हैं कि बस अब कुर्सी खाली हुई और वो आकर के बैठ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा गैप रह गया है। 99 और 272 में बड़े खुश होते हैं जब वो कहते हैं कि भाजपा हार गई है, हम जीत गए हैं। पता नहीं, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो बनाए और इसको तरह तरह से अपना एक्सप्लेनेशन किया है, एक्सप्लेन किया है आपके बीच में। लेकिन 99 जीता हुआ होता है और 240 वाला हारा हुआ होता है। ये राहुल गांधी की नैरेटिव है। और आप देखिए कि ये बंदा अभी जाकर के जब हरियाणा में चुनाव के दौरान प्रचार कर रहा था, तो वहां के मंच से जिस तरीके से इस व्यक्ति ने जिलेबी की बात की और सोशल मीडिया पे बूंदिया को जिलेबी का बीज मान लिया गया और तरह तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, हंसी आती है इनकी सोच पे। मुझे नहीं पता चलता कि इनकी जो ट्यूटरिंग जो करता है, जो भी व्यक्ति इनके लिए भाषण लिखता है या ये अपने मन से बोलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये किस दुनिया में और क्या बोल रहे हैं। जिलेबी नो डाउट अच्छी मिठाई है और हिंदुस्तान के सभी कोने में पाई जाती है। अगर ये हरियाणा के जिलेबी से इतना खुश हैं तो आ जाइए एक बार बिहार की भी जिलेबी खाइए। फिर आप गुजरात जाइए। गुजरात आप जाते होंगे, मुझे पता नहीं कि अभी तक आपके वहां के गुजरात के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपको जिलेबी क्यों नहीं खिलाया।
आपको राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिलेबी क्यों नहीं खिलाया? सब जगह की जिलेबी मशहूर है और सब लोग खाते हैं। और ये बंदा वो जिलेबी का कारखाना खोलने की बात करता और वहां से 50,000 लोगों को नौकरी देने की बात करता है। तो यही सोच का फर्क होता है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री इन्वेस्टमेंट ला करके देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि अभी अभी अमेरिका में इनकी बकवास के बाद जब वो गए थे तो उन्होंने वहां भी कहा कि भाई तीसरे टर्म में हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरी होगी और मैं इसकी गारंटी देता हूं। जैसे वो कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। तो एक तरफ तो बात ये होती है, लेकिन हमारे साहब ज्यादा उनको जिलेबी बेचना है, वो जिलेबी बेच करके देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो इसी सोच को लेकर के मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति इस देश को इस तरीके से लीड करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, उसकी विजन क्या है, वो कैसे इस देश को आगे लेकर के जाना चाहता है, ये सोचने वाली बात है। और उनके प्रवक्ता एक तरफ से सारे के सारे, और खास करके वो जो दारू वाली आंटी है सुप्रिया सिनेर, वो तो एकदम उछल उछल करके जिलेबी बेच रही है, सोशल मीडिया पे जिलेबी बेच रही, जिलेबी खा रही है। तो अब हरियाणा का चुनाव हो रहा है, आज वहां वोटिंग हो रही है और अभी तक की जो खबर आ रही है उसमें हरियाणा में वोटिंग का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। और मेरी जहां तक जानकारी है, जो हरियाणा के कुछ दोस्त हैं, चूंकि मैं थोड़ा हरियाणा से ज्यादा जुड़ा हुआ, उनको मैंने सुबह फोन किया, मैंने कहा यार फूल आ रहा है फिर से या जिलेबी खिलाओगे, ये बताओ। बोलता भाई जी टक्कर ज्यादा है, लेकिन लगता है कि फूल ही सरकार बना देगी। मैंने कहा कि चलो ये मेरे आशा के अनुरूप बात बोल रहा है, लेकिन वो लड़का है कट्टर कांग्रेसी, वो जिलेबी वाला है। लेकिन उसने मुझे लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि भाई जी यहाँ तो 50-50 होने वाला है, और वही हुआ। लेकिन इस बार वो कहता है कि विधानसभा में जिलेबी नहीं फूल ही आवेगी, जैसे तैसे करके हमारे मोटा भाई फिर से हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। और हुड्डा जी का अभी देख रहा था, चेहरा भी उतरा हुआ है, और क्यों ना उतरे। उन्होंने, इनके नेता कभी संविधान बचाने की बात कर रहे थे, और जब अमेरिका जाते हैं वहां से संविधान से आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं। जो दलित दलित करके ये चिल्लाते रहते हैं, उसी दलितों का क्या अपमान इन्होंने हरियाणा के अंदर किया है, ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कांग्रेस के मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात है। आज जब मैं ये कहता हूं, या बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकारों को मैंने सुना है जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जब वो कहते हैं कि इस देश की सारी समस्याओं के जड़ में कांग्रेस है, तो कहीं न कहीं ये साबित होती है कि कांग्रेस ही हैं। दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले मैं प्रियंका गांधी को भी सुन रहा था, जब वो बोल रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति शासन कर रहा है, आपके संपत्ति को लूट रहा है, आपके संसाधनों पर हक जमा रहा है। मुझे तो ताज्जुब आता है इस गांधी परिवार में या इनकी राजनीतिक सोच पे कि मनोज सिन्हा जी वहां के गवर्नर हैं, कितने अथक प्रयास से, कितनी मेहनत करके, कितनी कुर्बानियां दे करके, कितने हमने अपने भाइयों को खो करके जम्मू एंड कश्मीर में शांति की बात की है। शांति, ये शांति इन लोगों को पसंद नहीं है, और ये हर हमेशा अलगाववाद के, आतंकवाद के समर्थन में ही होते हैं। ये खुशी की बात है कि अभी तक के ताजा सर्वे के मुताबिक जो खबरें आ रही है, वहां भी जम्मू एंड कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव के दौरान जिस तरीके से लोग अपनी वोटिंग करने के बाद, खास करके वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, उन्होंने अपनी वोटिंग के बाद जिस तरीके से नाच गाना और बाजा बजा करके, जब वो कहते हैं कि हम पहली बार आजादी महसूस कर रहे हैं, जब मुझे आजादी के 75 साल बाद ये विधानसभा में वोट डालने का अधिकार मिला, और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते, तो सच में कहता हूं मैं कि छाती फूल जाती है कि 56 इंची की छाती इसी को कहते हैं। कितना मेहनत किया है इन दोनों लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए, ये काबिले तारीफ है। और हमारी सरकार वहां बनती है तो एक मजबूत सरकार बनेगी
तो मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर का भी विकास और भी होगा। जहां तक हरियाणा के विकास की बात है, हरियाणा खुद में काफी विकसित विकासशील प्रदेश में से गिना जाता है। आप एनसीआर में उनका रोहतक तक का जो क्षेत्र है, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, ये सारे के सारे इतने हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब के सब विकासशील हैं और काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है वहां पे। ऐसी बात नहीं है कि वहां विकास नहीं हुआ है, ये तो बस कहने की बात है विकास। अरे वहां अगर विकास नहीं हुआ है तो कहां विकास हुआ है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये चीज तो तय माना जाता है ना कि अगर मजबूत सरकार जनता चुन करके भेजती है तो उनकी समस्याएं जो होती है बैठी हुई सरकार, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी मनमानी नहीं चलती है। वो हर हमेशा केंद्र का कोई ना कोई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जो वादे हमने जनता के साथ किया था। अभी आपने देखा होगा कि फिर वही बात, जब कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे झूठे वादे किए, फिर एक बार वही वादों का पुलिंदा लेकर के राहुल गांधी फिर से मैदान में थे। हम इतनी यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम 25 लाख का आपको मुफ्त इलाज करवाएंगे। अरे भाई, जब आप थे तब तो आपने कुछ नहीं किया। जब मोदी सरकार ने, जब पूरे देश के, सिर्फ हरियाणा नहीं, सरकार की जो नीतियां होती है, जब मोदी जी ने पूरे देश के लिए जब उज्ज्वला योजना किया, शौचालय का निर्माण करवाया, किसी ने आपको रोका था? आपको किसी ने रोका तो था नहीं, आपने अपने वक्त में तो किया नहीं। तो अब जो सरकारें कर रही है, सरकार ने कभी नहीं कहा हमारी सरकार ने कि हम बिजली मुफ्त देंगे। सरकार ने एक तरकीब बताया, देश की जनता के सामने रखा कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश फ्री बीज के चक्कर में अगर फंस जाए तो उस देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। फिर उन्होंने लेके आया कि आप लोग सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री कुसुम वो सौर ऊर्जा योजना लेकर के आए और उन्होंने कहा प्रत्येक परिवार को 2 किलोवाट, 1 किलोवाट का जिसकी जितनी जरूरत है आप लगवाइए और हम आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी देंगे और उससे बिजली बिल आपका 0 होगा। अरविंद केजरीवाल की नकल करके राहुल गांधी जो सोचते हैं कि देश के लोग फ्री बीज के चक्कर में फंस जाएंगे, फंसाया इन्होंने। कर्नाटका में फंसाया इन्होंने, हिमाचल में फंसाया, राजस्थान में इनकी नहीं चली, चूंकि राजस्थान में भी इन्होंने 8,000 रुपया बेरोजगारों को देने की बात की थी और लोकसभा में भी खटाखट योजना इनकी थी जो फटाफट लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो समस्या ये है कि खोखले वादों के और झूठे वादों पर ये जो मक्कार पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, जो झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में परोसती रहती है, इसका तो हिसाब किताब देश के लोगों को करना ही चाहिए। और मैं तो यही मैं अपने देशवासियों से, या जिस प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हर जगह एक मजबूत सरकार लाइए। हमें नहीं लगता कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई टकराहट है। ये टकराहट तो बनाया जाता है और वो बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अगर बिहार के अंदर, बिहार के हित में अगर सब पार्टियां मिल करके काम करना चाहती है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। अरे आपका भी मेन एजेंडा है बिहार को बढ़ाना। जनता दल यूनाइटेड भी कहती है विकास करना है, राजद भी कहती है हम विकास करना है, कांग्रेस भी कहती है कि हमें विकास करना है और भाजपा तो विकास के साथ है ही। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है वो विकास के नाम पे ही आई है और सतत निरंतर उनके हर मंत्रियों का प्रयास है। अब आप बताइए ये कितनी बड़ी देश के साथ साजिश है कि रेल की पटरियों पर जब ट्रेन चलता है तो साजिश के तहत उसको एक्सीडेंट कराने वाले लोग भी यही हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो किसी न किसी खास धर्म और संप्रदाय के हैं। और ताज्जुब तो तब होता है जब विपक्ष का एक भी नेता उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं सोचते कि उस ट्रेन में सफर करने वाला आपका भाई भी जा रहा है, जिसको इतना सुनियोजित तरीके से उनका एक्सीडेंट कराने की बात हो रही है और आप इसको कॉन्डेम करने के बजाय आप इसकी चुप रह जाते हैं, मुंह पे ताला लग जाता है। जिलेबी की बात तो खूब करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा लोको पायलट बन के साथ घूमोगे, जाओगे उनके दर्द को समझने के लिए, लेकिन ये नहीं समझते हो कि जब वो पायलट ट्रेन लेकर के चलता और उसकी एक्सीडेंट करा करके गाड़ी को जब ड्रिल किया जाता है इसलिए कि सरकार को बदनाम किया जाए। ये सरकार नहीं समझती है।
सरकार भी समझती है और देश की जनता भी समझती है। और राहुल गांधी से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस पिच पर जाकर के बैटिंग करके वो नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस पिच पर खेलते हैं वो जो हिंदुत्व का पिच है, वो पिच उनके लिए बहुत सॉलिड है। आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि ये जो टीम अभी देश के अंदर काम कर रही है उसको और कोई हिंदुत्व का पहाड़ा पढ़ा दे या जनता उसके बातों पर विश्वास कर ले, कभी नहीं हो सकता। आपने कन्हैया मित्तल का नाम सुना होगा, देश के लोगों को देखिए, उसको लोगों ने कहां उठा करके फेंक दिया, सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, कांग्रेस ने उसको टिकट भी नहीं दिया और उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। और कन्हैया मित्तल ने जो वो भजन गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस देश के करोड़ों सनातनियों ने उनको शराखों पे बिठाया और उनको इतना लोकप्रिय बताया। लेकिन जब इंसान की कामयाबी भीतर से निकल करके बाहर आ जाती है, जब वो इंसान सोचने लगता है कि ये हमारी अपनी कामयाबी है, तो उसको इस घमंड का एहसास भी यही जिंदा करा देती है जब उसको सीन से निकाल करके फेंक देती है।